अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपके साथ मैं चैप्टर नंबर 3 IAS 7 के MCQs डिस्कस करने लगा हूँ कैश फ्लो के। तो आए अपना फर्स्ट MCQ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQ है, उसमें वो कह रहा है फरिया लिमिटेड इज़ इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ फर्नीचर। एट 1 जनवरी 2018 द कंपनीज इशूड शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 50,000 रुपीज़ 1 shares. During the year 2018, company has made a bonus issue of 1 for 5 shares. What is the impact of bonus shares on cash flow of the business? अब बोनस शेयर्स की एंट्री क्या होती है आपको पता है, डिविडेंड डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो वो कह रहा है कि इस बोनस शेयर्स की इम्पैक्ट क्या होगा कैश फ्लो पे। आपको पता है इससे कैश फ्लो पे कोई इम्पैक्ट इसका नहीं होता। तो इसलिए अब उसने फर्स्ट में ये ऑप्शन है, उसमें वो कह रहा है डिक्रीज इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इंक्रीज इन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, नो इम्पैक्ट। डी है इंक्रीज इन कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब आपको पता है इसमें नो इम्पैक्ट आएगा क्योंकि एक तो ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है, और इसका इम्पैक्ट कैश फ्लो में नहीं आता, तो इसलिए इसका आएगा नो इम्पैक्ट, ऑप्शन सी। उसके बाद आ गए सेकेंड MCQ पे। इसमें वो कह रहा है अ कंपनी हैज़ इंकर्ड अ लॉस ऑफ ₹40,000 ड्यूरिंग द ईयर 2018। हाउएवर द बैलेंस ऑफ इस बैंक अकाउंट एट एंड ऑफ ईयर इज़ मोर देन द बैलेंस एट द स्टार्ट ऑफ ईयर। ये कंपनी जो है उसको लॉस हुआ 40,000 का ईयर में 2018 में, लेकिन बैलेंस जो बैंक अकाउंट का है वो ईयर के एंड पे जो है वो ईयर के स्टार्ट के बैलेंस से ज़्यादा फिर भी। व्हाट डज दिस मीन? इसका क्या मतलब है? ए में वो कह रहा है कंपनी हैज़ अलाउड अ लॉन्गर क्रेडिट पीरियड टू द क्रेडिट कस्टमर्स, कि जिनसे हमने पैसे लेने थे उन्हें हमने ज़्यादा टाइम पीरियड दे दिया कि वो और लेट पैसे हमें दे सकते हैं, तो इससे तो हमारा बैंक बैलेंस जो है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ होगा। उसके बाद बी में आ जाते हैं। बी में वो कह रहा है कंपनी हैज़ परचेज मोर स्टॉक। अब अगर हमने स्टॉक परचेज किया होगा तो स्टॉक की एंट्री क्या होती है, स्टॉक डेबिट एंड कैश क्रेडिट या पेबल क्रेडिट। तो इन दोनों केसेस में जो है वो कैश इंक्रीज़ नहीं हो रहा, यानी हमारा बैंक भी इंक्रीज़ नहीं हो रहा क्योंकि इसमें तो कैश जा रहा होगा या जाना होगा भी। उसके बाद सी है कंपनी हैज़ मेड अ राइट इशू ड्यूरिंग द ईयर, यानी अब इससे क्या होगा, कंपनी ने राइट शेयर्स इशू किए। अब राइट शेयर्स जब इशू करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है, कैश डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट, यही होती है एंट्री राइट शेयर्स की, है ना, राइट शेयर्स इशू। अब इस एंट्री से जब हम राइट शेयर्स इशू कर रहे होंगे तो हमारा कैश इंक्रीज़ हो रहा होगा, तो उससे बैंक अकाउंट भी हमारा इंक्रीज़ हो रहा होगा। अगर वही कैश हम बैंक में जमा करवाएंगे तो इन शॉर्ट हमारी जो बैंक है वो इंक्रीज़ हो रहा होगा, ठीक है। तो इस केस में हमारी कैश इंक्रीज़ हो सकती है। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। कंपनी हैज़ परचेज फिक्स एसेट ड्यूरिंग द ईयर। अब हमने फिक्स्ड एसेट परचेज किया तो फिक्स्ड एसेट की एंट्री क्या होती है, फिक्स्ड एसेट डेबिट एंड कैश या पेबल क्रेडिट या बैंक क्रेडिट। तो इस केस में भी हमारा जो है वो कैश या बैंक जो है वो कम होगा। तो इस सिर्फ एक ऑप्शन है, कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन सी, जिसकी वजह से हमारा जो बैंक है वो इंक्रीज़ हो रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट MCQ के ऊपर। MCQ नंबर 3 में वो कह रहा है कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। शेयर कैपिटल का ओपनिंग क्लोजिंग बता दी और शेयर प्रीमियम का उसने ओपनिंग एंड क्लोजिंग बता दिया हमें। अ बोनस इशू ऑफ 1 फॉर एवरी 10 शेयर्स हेल्ड हैज़ बीन मेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि क्या बनेगी, 1/10, 1 फॉर एवरी 10 शेयर्स, 1 फॉर एवरी 10 शेयर्स, ठीक है। व्हाट इज़ द अमाउंट टू बी रिपोर्टेड इन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ फॉर द ईयर। अब बोनस इशू हुआ है, अगर हम इसको वैसे देखें तो हमारे क्या अमाउंट आती है, 1 लाख। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1 लाख इंटू 1/10, तो ये आ जाएगा 10,000।
लेकिन अब इसकी हम एंट्री देखते हैं, डिविडेंड डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब ये हमारी कैश फ्लो में नहीं आएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी ऑप्शन जो है बी, ज़ीरो, बी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि ये बोनस शेयर है। उसके बाद आ जाते हैं हम फोर्थ पे। इसमें वो क्या कह रहा है, कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग बैलेंसेस, नॉन करंट एसेट्स 31 दिसंबर 2018, उसने हमें नॉन करंट एसेट्स का बता दिया है, हमारा ईयर एंड का, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बता दिए हैं। आगे वो कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर एन एसेट हैविंग कॉस्ट ₹1 lakh was sold for ₹6,000 and gain on disposal was ₹3,000. What is the charge for depreciation for the year to be adjusted in the statement of cash flow? हमने depreciation बतानी है जो कैश फ्लो में जाके एडजस्ट होगी। अब ये हम कैसे फाइंड कर लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा बनेगा एक डिस्पोजल का लेजर, डिस्पोजल, सेकेंडली हमारा बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब डिस्पोजल में वो उसने हमें क्या क्या बताया, एक कितने की सेल किया हमने, कैश कितना आया 6,000, और वो कितने की थी, कॉस्ट उसकी क्या थी 10,000 एसेट जो था। और उसने थर्ड हमें क्या बता दिया, गेन बता दिया, उसने कितना हुआ गेन 3,000। तो अगर हम इसको, अब उसने हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग क्लोजिंग बताया, कितना है 25,000 ओपनिंग है, 38,000 क्लोजिंग है। और अब यहाँ पे क्या हमें चाहिए, डेप्रिसिएशन चाहिए, हमें डेप्रिसिएशन की अमाउंट चाहिए। यहाँ पे अभी एक और चीज़ आएगी, क्या चीज़ आएगी यहाँ पे, डिस्पोजल वाली। यहाँ से हमें मिलेगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उस एसेट की, वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एंड डिस्पोजल क्रेडिट की एंट्री जो होगी, तो हम यहाँ से पहले अपनी फाइंड कर लेते हैं अमाउंट, वो आती है 7,000, रेफरेंस आ जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब ये जो अमाउंट है ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में आ जाएगी विद रेफरेंस डिस्पोजल। अब जब हम अपना लेजर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बैलेंस कर लेंगे तो हमारे पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी, वो कितनी आती है 20,000। तो हमारे पास आ गई डेप्रिसिएशन कितनी 20,000। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया यहाँ पे, ऑप्शन सी 20,000। अब आ जाए अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे, एमसीक्यू 5। उसमें वो कह रहा है कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज एट 31 मार्च 2019, रिटेन्ड अर्निंग्स का उसने हमें ओपनिंग क्लोजिंग बता दिया। उसके बाद वो कह रहा है फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर मेड ड्यूरिंग द ईयर 2019। डिविडेंड पेड हुआ, डिविडेंड पे किया हमने कुछ, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और टैक्स चार्ज। What is the amount of profit before tax for the year 2019 for the purpose of preparing statement of cash flow? अब हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड करना है। अब उसने हमें इन्फॉर्मेशन दी है रिटेन्ड अर्निंग्स की, रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर हम इससे बना सकते हैं जो उसने इन्फॉर्मेशन दी है। अब आपको पता है रिटेन्ड अर्निंग के लेजर में से कौन सा प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स का एक लेजर बना देते हैं। उसने बीडी हमें कितना दिया 38,000। सेकेंडली सीडी हमें उसने कितना दिया 50,000। उसके बाद डिविडेंड पेड होता है तो एंट्री क्या होती है, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट एंड डिविडेंड क्रेडिट। डिविडेंड आ गया यहाँ पे कितना 5,000। उसके बाद उसने बताया ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व्स में ट्रांसफ़र हो गया रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट एंड जनरल रिजर्व्स क्रेडिट, कितना है 12,000। उसके बाद उसने हमें बताया टैक्स चार्ज, अब वो तो रिटेन्ड अर्निंग्स में नहीं आएगा। अब अगर हम यहाँ पे अपना रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर बैलेंस कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर आ जाएगी, वो आ रही है 29,000। अब ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारी वर्किंग में कैसे आया होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आया होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद उसमें से टैक्स जो है वो लेस हुआ होगा, कितना है वो 4000, ये लेस होके हमारे पास क्या आया होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 29000, ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हम अपनी रिवर्स वर्किंग करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से ये लेस हो गई आएगा, तो यानी इस 29000 में हम 4000 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो कितना आता है? 33000। ये हमारा आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इसलिए हमारी ऑप्शन कौन सी आ गई यहाँ पे? ऑप्शन बी। MCQ 5 में ऑप्शन बी। अब आ जाए अपने नेक्स्ट MCQ 6 पे। इसमें वो कह रहा है कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डाटा। रिसीवेबल्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग उसने दे दिया हमें, क्रेडिट सेल्स बता दी एंड डिस्काउंट अलाउड ड्यूरिंग द ईयर बता दी है। वो कह रहा है व्हाट इज़ द अमाउंट टू बी शोन एज कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स इन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ड्यूरिंग यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अब हमने उसे कैश रिसीव बतानी है कितनी हुई है, तो ये तो सिंपल है, डेटर का लेजर बनाएं। ये आ गया डेटर, इसका उसने हमें क्या बताया? ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग कितना है? 12000 आ गया, क्लोजिंग आ गया 25000। इसके बाद उसने हमें क्या बताया? सेल्स, क्रेडिट सेल। अब सेल की एंट्री, डेबिटर डेबिट एंड सेल क्रेडिट। सेल्स आ गई कितनी? 75000, ये आ गई 75000। डिस्काउंट अलाउड आ गया, डिस्काउंट अलाउड डेबिट एंड डेटर क्रेडिट। तो ये हमारी आ गई डिस्काउंट अलाउड की फिगर कितनी है? 3000। अब सिंपली सारी फिगर्स पोस्ट हो गई। इस लेजर को हम बैलेंस कर लेते हैं तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी कैश पेड की, वो कितनी आ रही है? 59000। ये हमारी आ गई कैश पेड की अमाउंट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया यहाँ पे? ऑप्शन सी। अब आ जाए अपने नेक्स्ट MCQ नंबर 7 पे। MCQ 7 में वो क्या कह रहा है? Which two of the following are considered as inflow in a company statement of cash flow? कि इनमें से कौन सी दो चीज़ें हैं जो एज एन इनफ्लो आती है कंपनीज की स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में? देख लेते हैं हम। फर्स्ट है ओनर शेयर इशूड, ये तो वैसे ही नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए बी, डिक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल। डिक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल का मतलब है कि अगर डेटर का है, अगर हम इस लेजर को बैलेंस कर लें यहाँ पे BD/CD। अब ये लेजर कौन से नेचर का होता है? डेबिट नेचर का। इसमें डिक्रीज का क्या मतलब है कि फिगर जो आ रही है वो क्रेडिट साइड पे आ रही होगी, ठीक है। तो ये जब क्रेडिट साइड पे फिगर आ रही होगी, ये जब हम अपनी कैश फ्लो में लेके जाएंगे तो ये वहाँ पे पॉजिटिव फिगर बनेगी। कौन सी फिगर बनेगी? पॉजिटिव, यानी कि एज एन इनफ्लो आएगा। तो एक तो ये हो गया डिक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल। डिक्रीज का मतलब है कि डेटर का लेजर क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है तो वो डिक्रीज होगा। क्रेडिट का मतलब, क्रेडिट साइड पे आने का मतलब जब हम इसे कैश फ्लो में लिखेंगे तो ये हमारी पॉजिटिव फिगर आएगी, ठीक है, एज एन इनफ्लो ट्रीट होगी। उसके बाद आ जाए ऑप्शन सी में, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इंक्रीज इन इन्वेंट्री अगर हो रही है तो यानी इन्वेंट्री भी डेबिट नेचर की होती है। डेबिट हो, इंक्रीज़ का मतलब है कि वो डेबिट हो रही है, तो यानी जब हम कैश फ्लो में लिखेंगे तो वो क्रेडिट यानी कि लेस करके लिखेंगे, वो एज एन आउटफ्लो होगा। तो ये सी ऑप्शन तो नहीं आएगा। उसके बाद आ जाते हैं डी में, इंक्रीज इन अकाउंट्स पेबल। अब हम अपना अकाउंट्स पेबल का लेजर देख लेते हैं। अकाउंट्स पेबल मीन्स क्रेडिटर्स, तो ये आ गया हमारा क्रेडिटर का लेजर। अब क्रेडिटर का जो लेजर होता है ये क्रेडिट नेचर का होता है। इसमें इंक्रीज़ अगर हो रहा है तो यानी कि क्रेडिट साइड पे फिगर आ रही है बैलेंसिंग, ठीक है। अब इसमें अगर क्रेडिट साइड पे आ रही है तो जब हम इसको अपनी कैश फ्लो में लेके जाएंगे तो वहाँ पे ये पॉजिटिव फिगर आएगी। पॉजिटिव कैसे आएगी? क्योंकि यहाँ पे ये क्रेडिट हो रही है, वहाँ पे ये डेबिट होगी। डेबिट मीन्स पॉजिटिव आएगी, ऐड होगी, एज एन इनफ्लो ट्रीट होगी। तो हमारे दो ऑप्शन कौन से आ गए यहाँ पे? डिक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल और इंक्रीज इन
अकाउंट्स पेबल। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे बी एंड डी। यहाँ पे कौन से आगे, बी एंड डी। उसके बाद आ जाते हैं एमसीक्यू नंबर 8 के ऊपर। इसमें वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल अपीयर इन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग सेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ये कौन सी इनमें से वो चीज़ है जो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगी। कैश पेड टू एक्वायर नॉन करंट एसेट्स, ये हमारी इन्वेस्टिंग में आती है। डिविडेंड्स पेड, बोनस शेयर्स इशूड एंड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। अब डेप्रिसिएशन आपको पता है कहाँ पे आती है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद ही डेप्रिसिएशन आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। ठीक है, तो ये भी हमारी फाइनेंसिंग में नहीं आएगी। बोनस शेयर इशू भी हमारा फाइनेंसिंग में नहीं आएगा। कौन सी चीज़ आएगी फाइनेंसिंग में, डिविडेंड पेड, यानी ऑप्शन कौन सी आएगी, बी। डिविडेंड पेड हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे, एमसीक्यू नंबर 9 पे। अब 9 में वो क्या कह रहा है, फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल फॉर अ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। इसमें वो हमें क्या क्या गिवन किया उसने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये क्या आ गया हमारा, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद आगे इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन अकाउंट्स पेबल एंड लास्ट इंटरेस्ट पेड। What is the net cash generated from operations, from cash flow from operating activities? हमने क्या बताना उसे, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2018। अब हमें उसने क्या दे दिया, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस को मैं स्मॉल फॉर्म में लिख रहा हूँ, कितना है 30,000। अब इसके बाद क्या चीज़ आएगी हमारी, उसने बताया इंक्रीज़ इन अकाउंट्स रिसीवेबल, यानी कि हमारे डेटर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। डेटर्स अगर हमारे इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, यानी डेटर की जो बैलेंसिंग फिगर है वो डेबिट साइड पे आ रही होगी, तो यहाँ पे वो कौन सी आएगी, क्रेडिट फिगर आएगी, मीन्स लेस होगी यहाँ पे। तो ये 5,000 जो है यहाँ पे लेस हो जाएगा इसमें से। उसके बाद आ जाते हैं इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी इंक्रीज़ हो रही है, यानी डेबिट हो रही है। यहाँ पे आगे क्या होगी, क्रेडिट हो जाएगी, मीन्स के लेस हो जाएगी। तो ये आ गया 3,000 माइनस। उसके बाद है इंक्रीज़ इन अकाउंट्स पेबल, मीन्स क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स में इंक्रीज़ का मतलब है कि बैलेंसिंग फिगर जो है वो क्रेडिट साइड पे आ रही होगी। अगर क्रेडिट साइड पे आ रही होगी तो वो यहाँ पे क्या होगा, आगे डेबिट होगा, मीन्स के वो ऐड हो जाएगा। तो 2,000 हमारा ऐड हो जाएगा। अब जो इंटरेस्ट पेड है वो आपको पता है बाद में आएगा। तो यहाँ तक हम एक टोटल कर लेते हैं, वो टोटल कितना आता है 24,000। अब इस 24,000 में से इंटरेस्ट पेड जो है वो हम लेस कर देते हैं। इंटरेस्ट पेड कितना है 500। ये जब हम लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये कितनी आ गई 23500। तो ये हमारा आ गया आंसर 23500। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया यहाँ पे, ऑप्शन ए, 9 का ऑप्शन ए। अब आ जाए अपने नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 10 के ऊपर। 10 में वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। कौन सा एडवांटेज है इसमें से कैश फ्लो का। ए है इट डिटरमिन्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, ये तो नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी तो नहीं हमें पता लगती है यहाँ से बिजनेस की। सी में आ जाते हैं पहले, इसमें वो कह रहा है इट डिटरमिन्स द रेशो ऑफ बिजनेस डेट एंड इक्विटी, कि ये हमें रेशो बताता है, बिजनेस के डेट और इक्विटी रेशो बताता है, ये भी इनकरेक्ट है। डी में क्या कह रहा है, इट हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग द नेट एसेट्स ऑफ अ बिजनेस, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। बी में वो कह रहा है इट हेल्प्स यूजर्स टू एस्टिमेट द फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस, के जो यूजर्स हैं उनको एस्टिमेट लगाने में हेल्प करता है फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, यानी कि कितना कैश फ्लो हमें अभी आ सकता है फ्यूचर में, उसमें ये हेल्प करता है। तो ये ऑप्शन ठीक है, तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन बी, 10 का ऑप्शन बी। अब आ जाएं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 11 के ऊपर। 11 में वो क्या कह रहा है, अ कंपनी हैज़ मेड फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर
6 मंथ एडवांस रेंट पे टू लैंडलॉर्ड, उसने एडवांस रेंट पे कर दिया लैंडलॉर्ड को। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बॉन्ड हाईली लिक्विड, हाईली लिक्विड का मतलब है कि बहुत जल्दी कैश में ट्रांसफ़र हो सकती है, अगर हम चेंज करना चाहें तो बहुत इजीली कैश में ट्रांसफ़र हो सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये अप टू 3 मंथ्स होगी, यानी हाईली लिक्विड से हमें पता लग रहा है कि ये अप टू 3 मंथ्स हो सकती है, तो इसलिए ये कहाँ पे आएगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। डिबेंचर्स परचेज रिडीमेबल आफ्टर 7 ईयर्स, और उसके बाद वो कह रहा है नॉन करंट एसेट्स परचेज 45,000। वट इज़ द अमाउंट टू बी शोन इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ फॉर द ईयर। अब वो हमसे कह रहा है कि कौन सी अमाउंट है जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगी। अब आपको पता है इन्वेस्टिंग में कौन कौन सी चीज़ आ सकती है। जो फर्स्ट है 6 मंथ्स एडवांस रेंट पे टू द लैंडलॉर्ड, इससे तो हम अपना एक्सपेंस निकाल सकेंगे अपने लेजर से, तो ये वो जो एक्सपेंस है वो फिर हमारा ऑपरेटिंग में चला जाएगा। उसके बाद वो कह रहे हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अब ये जो है ये हमारी कहाँ पे आएगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। थर्ड में वो कह रहा है डिबेंचर्स परचेज रिडीमेबल आफ्टर सी, ये हमारी आती है कहाँ पे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और उसके बाद नॉन करंट एसेट परचेज, ये भी हमारी कहाँ पे आती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो हमारी इसमें कौन सी अमाउंट आएगी, एक तो 50,000 प्लस 45,000, तो ये आ गई 95,000। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया यहाँ पे, ऑप्शन सी 95,000। अब आ जाए नेक्स्ट एमसीक्यू पे 12 पे। इसमें वो कह रहा है कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डाटा एट द एंड ऑफ ईयर 2017। अब ये है शेयर कैपिटल ₹1 ईच और शेयर प्रीमियम 3,000। अ कंपनी हैज़ मेड अ राइट इशू ऑफ फॉर 5 शेयर ड्यूरिंग द ईयर 2018 एट ₹1.2 पर शेयर। अब ₹1 का शेयर है और 0.2 क्या हो गया, उस पर शेयर प्रीमियम आ जाएगा 0.2। व्हाट इज़ द अमाउंट टू बी शोन इन द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब हमने ये बताना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या आएगा। सिंपली हमने क्या करना है, 1 लाख हमारा क्या है, शेयर कैपिटल है, इंटू 1/5, क्योंकि उसने क्या बताया 1 for 5 शेयर, तो ये हो गया 1/5, और इंटू इसको 1 करेंगे तो हमारा शेयर कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी, प्लस इसमें हम कर लेते हैं 1 लाख, क्योंकि वो कितना है एट ₹1.2, 1 क्या आ गया, शेयर कैपिटल आ गया, इंटू 1/5 मल्टीप्लाई बाय 0.2 करेंगे तो हमारे पास शेयर प्रीमियम आ जाएगा। इससे हमारा ये शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, तो ये हमारा टोटल कितना आ गया 24,000। अब राइट शेयर इशू हुआ तो कैश क्या होगा इसमें, कैश डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट। कैसे होगा ये, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट। तो इससे क्या होगा, इनफ्लो होगा कैश का हमारा, तो 24,000 इनफ्लो आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसमें, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी 24,000 इनफ्लो। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे, एमसीक्यू नंबर 13 पे। हाउ शुड गेन ऑन सेल ऑफ यूज्ड इक्विपमेंट बी रिपोर्टेड इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजिंग इनडायरेक्ट अप्रोच। कि हमने कोई एसेट सेल किया है और उस पर हमें गेन हुआ है, तो वो उसको हमने कैसे रिपोर्ट करना है अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में यूजिंग इनडायरेक्ट अप्रोच। अब आपको पता है जब इनडायरेक्ट से बन रहा हो तो जो हमारा गेन आता है वो कहाँ पे आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमारा होगा उसमें से गेन जो आएगा, क्योंकि ये पहले इसमें ऐड हुआ होगा तो अब ये इसमें से लेस हो जाएगा, और ये कहाँ पे होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एज डिडक्शन फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से ये डिडक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा आ गया यहाँ पे, ऑप्शन ए। उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 14 पे। 14 में वो क्या कह रहा है,
Which two of the following are added as non-cash adjustment to the profit before tax in the cash flow from operating activity section of statement of cash flow? कौन सी दो चीज़ें हैं जो ऐड होती हैं एज नॉन कैश एडजस्टमेंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में? तो आपको पता है वो कौन सी हैं? इनमें से कौन सी हो सकती है? एक उसने दिया है इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम, सी है लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स और टैक्स चार्ज फॉर द ईयर। अब इसमें से कौन कौन सी हैं? एक तो है इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये भी ऐड होगा, और उसके बाद कौन सा ऐड होगा? क्योंकि इंटरेस्ट इनकम जो है वो तो लेस हो जाएगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो ऐड होगा, उसके बाद जो टैक्स है वो भी लेस होता है, और लॉस जो है लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, जो टैक्स है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब आ जाता है उसके बाद टैक्स लेस हो गया, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बनता है, तो ये इसमें अभी एंड पे आएगा। तो इसमें क्या चीज़ है, कौन कौन सी चीज़ें आ गई? एक तो आ गया इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑप्शन ए, और सेकंड आ गया ऑप्शन सी लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। तो 14 में आ गया ऑप्शन ए एंड सी। इसके बाद आता है एमसीक्यू नंबर 15 में वो कह रहा है वेयर इन अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाइंग विद इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स should you find the proceeds of non-current assets sold during the year? कि जब हम जो हम नॉन करंट एसेट जो है हम सोल्व करते हैं, जब हम उसे सेल करते हैं तो उसमें से जो सेल प्रोसीड्स आती हैं, जो कैश आती है, वो हमें कहाँ पे मिल सकती हैं? ए में वो कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में तो आती है लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं आती। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इन दोनों में नहीं आता। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में तो आती है लेकिन प्रॉफिट और लॉस में हमें नहीं मिलेगी। डी में वो कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ओनली। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया यहाँ पे? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ओनली, हमें सिर्फ वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में मिलता है।